आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको यहां दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा नए सीजेआई की भी है। देश के नए सीजेआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का शपथ लेने से जुड़ा एक वीडियो सुर्खियों में आ गया। दरअसल उन्होंने शपथ लेते ही सबसे पहले अपनी मां कमलताई गवई के पैर छुए। इसके बाद उनकी मां ने भी सीजेआई को आशीर्वाद दिया। चीफ जस्टिस गवई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। उन्होंने हिंदी में शपथ ली। नए सीजेआई महाराष्ट्र के अमरावती से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा जैसे ही शपथ ग्रहण का सीधा प्रसारण शुरू हुआ तो अमरावती जिला कोर्ट की बार एसोसिएशन में वकील तालियों से स्वागत करते नजर आए। साथ ही उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ भी जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। वहीं उनकी शपथ पर कुछ वरिष्ठ वकील भी भावुक नजर आए। उन्होंने बताया कि जब जस्टिस भूषण गवई वकालत करते थे तब वो उनके साथ कोर्ट में रहते थे और आज उन्हें सीजेआई के रूप में देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मंत्री विजय शाह पर विवादित बयान को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई। दरअसल विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर भद्दा बयान दिया था, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ। इसी वीडियो पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। वैसे मंत्री विजय शाह ने अपने बयान को लेकर सफाई दी कि उनके बयान को गलत संदर्भ में न देखा जाए। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक अनोखी शादी हुई जो चर्चा का विषय बन गई। दरअसल यहाँ दूल्हे डॉक्टर योगेश झांझेड़िया खुद हाथी पर बैठे तो उनके बाराती ऊंट गाड़ियों पर नजर आए। पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में सजे इन बारातियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। पशु चिकित्सक डॉक्टर योगेश और बीएससी की छात्रा ममता ने अपनी शादी को अनूठा और यादगार अनुभव बनाने के लिए ऐसे पारंपरिक अंदाज में शादी की। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ डॉगी की एकता देखने को मिली और उन्होंने गुलदार को भगा दिया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखाई दे रहा है कि सड़क पर सो रहे एक डॉगी पर एक गुलदार अचानक से झपट पड़ता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉगी के बाकी साथी आ जाते हैं। ये सभी गुलदार से भिड़ गए। यूपी के बदायूं में भी अनोखी शादी हुई। दरअसल यहाँ 2 सहेलियों ने आपस में शादी रचा ली। ये शादी एडवोकेट के चैम्बर के पास शिव मंदिर में हुई, जहाँ इन सहेलियों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। उन्होंने बताया कि उनके प्रेमी दूसरे धर्म के थे और उन्होंने धोखा दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ युवकों को कारों से स्टंट करना महंगा पड़ गया। दरअसल यहाँ पुलिस ने स्टंट करने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके स्टंट के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, लिहाजा पुलिस ने 10 कारों को सीज कर लिया। आरोप है कि वो नशे में धुत होकर तेज रफ्तार में कार चला रहे थे और करतब दिखा रहे थे। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एसएचओ की ट्रांसफर के बाद उन्हें अलग तरीके से विदाई दी गई, जिसका वीडियो भी चर्चा में आ गया। दरअसल एसएचओ राम मनोहर मिश्रा का तबादला होने के साथ स्थानीय लोग भावुक हो गए और उन्हें अपने परिवार का सदस्य जैसा बताया। इसकी वजह सिर्फ ड्यूटी ही नहीं बल्कि उनका इंसानी जज्बा भी है। ऐसे में लोगों ने उनके सम्मान में फूल मालाएं भी पहनाई। एसएचओ राम मनोहर मिश्रा गाना भी गाते हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर फर्जी गैर जमानती वारंट से 2 भाइयों की गिरफ्तारी से जुड़ी। फर्जी गैर जमानती वारंट से जुड़ी ये खबर उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के 2 किसान भाइयों की है। इन किसानों के खिलाफ फर्जी वारंट जारी हो गया और पुलिस जब इन्हें लेकर कोर्ट पहुंची तो पता चला कि फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करके इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करके पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि कोर्ट को गुमराह करने वाले गुनहगारों को लेकर आप खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। गरीब मरे हुए हैं, वैसे भी हैं। इतना प्रेशर आदमी डाल देता है, बिना पढ़े लिखे आदमी को दिमाग में टेंशन रहता है। ना कोई एफआईआर, ना केस, फिर कैसे आ गया कोर्ट का वारंट। बाहरे यूपी पुलिस, एक फर्जी वारंट ने करवा दी बड़ी फजीहत।
सोचिए, अगर सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक के साथ आपकी आंख खुले और दरवाजा खोले तो सामने पुलिस वाले खड़े हों और कहें कि चलो तुमको गिरफ्तार कर ले चलना है, तुम्हारे खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट आया है। आप लाख दुहाई दें कि हमें पता ही नहीं कौन सा केस है, लेकिन पुलिस कोर्ट से जारी वारंट दिखाकर गिरफ्तार कर ले। इससे भी आगे, जब आपको कोर्ट में पेश किया जाए तो पता चले कि पुलिस जिस NBW के आदेश को लेकर गिरफ्तार कर लाई है वो आदेश फर्जी है, तब क्या होगा? फर्जी वारंट से 2 भाइयों की गिरफ्तारी के इस मामले में लखनऊ पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली है और FIR दर्ज करने के बाद शुरू की गई इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हो गया है कि जिस दिन की यह फर्जी वारंट बनाया गया उस दिन कोर्ट बंद था और जिस 15 अप्रैल को यह फर्जी वारंट SP लखीमपुर को भेजा गया उस दिन कोर्ट से कोई डाक भेजी ही नहीं गई। अब सवाल इस बात का है कि आखिर इन दोनों भाइयों को परेशान और फर्जी वारंट से जेल कौन भिजवाना चाहता था? क्या कोई लखीमपुर का ही उनका कोई अपना दुश्मन या फिर कोई एक गहरी साजिश का हिस्सा? लखनऊ पुलिस अब तलाश कर रही है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। लखनऊ कोर्ट से जारी हुआ एक फर्जी गैर जमानती वारंट यानी NBW और उस फर्जी गैर जमानती वारंट से लखीमपुर खीरी से पकड़कर लाए गए 2 भाइयों की यह आप बीती है, जिसने कानून पर भरोसे के साथ साथ अदालत की साख पर भी सवाल खड़ा किया है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में गोला गोकर्णनाथ थाना क्षेत्र के छोटा लालपुर गांव में रहने वाले 2 भाइयों प्रेमचंद और मुन्ना लाल को लखनऊ कोर्ट का एक फर्जी NBW दिखाकर पुलिस ने हिरासत में ले लिया और कोर्ट में जब दोनों भाइयों को पेश किया जाता है तो पता चलता है कि उनके खिलाफ तो कोई वारंट जारी ही नहीं हुआ। गोला गोकर्णनाथ थाने के दोनों सिपाहियों ने NBW दिखाया तो पता चला कि 12 अप्रैल को NBW जारी हुआ है। 15 अप्रैल को स्पीड पोस्ट से SP लखीमपुर खीरी को भेजा गया है। सिविल जज के कार्यालय में फाइलों को पलटा गया तो पता चला कि जिस दिन 12 अप्रैल को कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होना बताया गया उस दिन तो कोर्ट में महीने के दूसरे शनिवार की छुट्टी थी, तो कोई वारंट जारी होने का सवाल ही नहीं उठता। स्पीड पोस्ट से भेजे गए NBW को जब गोला पुलिस ने तामीला कराते हुए दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लखनऊ के सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में पेश किया और वहां पर NBW जिन 2 मामलों में जारी किया गया था उसकी फाइलें खंगाली गईं तो और भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। लखीमपुर के निगोहा थाने का एक केस दर्ज था, लेकिन जो FIR थी वो साल 2024 में दर्ज ही नहीं हुई थी, क्योंकि जो FIR नंबर था उससे पहले ही 2024 की FIR खत्म हो चुकी थी और साल 2025 लग चुका था। और इसके साथ ही जो दूसरा केस हजरतगंज कोतवाली का बताया गया उस क्राइम नंबर पर ट्रैफिक के इंस्पेक्टर ने 25 ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों पर दर्ज कराई थी। यानी कि इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जिन 2 मामलों में लाया गया था उनका इससे कोई लेना देना नहीं। और सबसे ताज्जुब की बात कि जिस तारीख में यह NBW जारी हुआ उस दिन कोर्ट में छुट्टी थी और जिस 15 अप्रैल को यह NBW स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा गया उस तारीख में कोई डाक भेजी ही नहीं गई और यहीं से पुलिस का माथा ठनका और तहकीकात की शुरुआत हुई। कोर्ट से कोई वारंट जारी नहीं था तो दोनों भाइयों को छोड़ दिया गया। पीड़ित प्रेमचंद और मुन्ना लाल ने बताया कि वो खुद नहीं जानते कि किसने और क्यों ये फर्जी काम किया। वारंट आए थे, सिपाही दरोगा लेके लखनऊ गए थे, फिर वहाँ दिन भर बिताया लखनऊ में, वहाँ कोई फाइल तो नहीं मिला तो कहने लगे तो या वो जहाँ कागज़ दिए वो कहने लगा कोई फर्जी डाल दिया है तभी इसको तुम लोग पकड़ लाया। और मैंने तो मंजूरी कर ही दिया है, काम करी तो ना खाई तो ना निकली जाओ, थोड़ा जाने पुलिस कहाँ में ले जाइए, लखनऊ तो हम कभी गए नहीं। अच्छा, तो आपने पुलिस वालों से कहा नहीं कि भाई हम पर तो कोई मुकदमा है नहीं, लखनऊ से कोई मतलब? वो तो हमको बताया कहाँ, वो तो कहने लगा कि हम चलो लखनऊ से आया है वारंट। फिर क्या ले गए लखनऊ, वहाँ क्या निकला? वहाँ फर्जी निकला। प्रेमचंद और मुन्ना लाल दोनों भाई मेहनत कश मजदूर हैं, उनका लखनऊ से कोई वास्ता नहीं, फिर कैसे वहां उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई और कोर्ट केस भी हो गया, कुछ पता नहीं। इस घटना से परिवार सख्ते में है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहां जाएं और किससे गुहार लगाएं। अब होने को तो सर हम खुद नहीं जानते हैं। सुबह दिन में मेहनत मजदूरी करने चले जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना पीना खा के सो गए, सुबह हम उठे तो देखे वहाँ पर पुलिस। उन लोगों ने फिर बोला तुम्हारा लखनऊ कार्यालय से सम्मन आया हुआ है
वहाँ तुमको भैया जाना पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ से चौकी गए, चौकी से फिर गोला से पुलिस ले गई थी? जी सर। कौन कौन ले गया था? अब वह सिपाही का नाम तो साहब हम नहीं जानते। थे और ये दरोगा साहब थे। फिर क्या वहाँ लखनऊ गए। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या दिन भर वहाँ पूरा लग गया, कभी यहाँ दौड़े, कभी उस वकील के पास, कभी उस वकील के पास। फिर वहाँ से कोई कागज़ तो हमको दिए नहीं, वो बोले घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फर्जी वारंट मामले में वजीरगंज कोतवाली में जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने की एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। साथ ही उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने स्पीड पोस्ट से फर्जी एनबीडब्ल्यू यानी वारंट भेजा। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि 2 लोग जो है वो यहाँ कोर्ट में आए थे लखनऊ में, और जब यहाँ पर कोर्ट के में देखा गया तो उनका कोई वारंट नहीं था और उनको लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा यहाँ लाया गया था। इस संबंध में जब एक तुरंत जांच कराई गई और इसमें फिर अभियोग पंजीकृत कराया गया थाना वजीरगंज में, और प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उस दिन जिस दिन की इसमें कोर्ट से वारंट इशू होना था उस दिन यहाँ छुट्टी भी थी और कोई भी वारंट कोर्ट से इशू नहीं किया गया। तो एक गंभीर प्रकरण था कि ये वारंट कहाँ से इशू हुआ, और फिर ये लखीमपुर खीरी पहुंचा, वहाँ इसकी तामीला हुई और स्पीड पोस्ट से इसका जाना बताया गया है। इन सब बातों को लेकर जो अभियोग है उसमें विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही इसका निस्तारण कराया जाएगा। ये सिर्फ एक फर्जी वारंट की कहानी नहीं है, ये उस खतरनाक साजिश की झलक है जो सिस्टम की शक्ल में अंदर से ही कानून को गुमराह कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि कोर्ट को गुमराह करने वाले गुनहगारों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षा मंत्री गुरुवार को जाएंगे जम्मू कश्मीर, एयरबेस और सरहद के पास वाले इलाकों का करेंगे दौरा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आखिरकार 3 हफ्ते बाद बीएसएफ जवान पूनम कुमार की स्वदेश वापसी हो गई। वो सुबह 10:30 बजे अटारी बॉर्डर से भारत आए। इसके बाद उनकी मेडिकल जांच हुई। पूनम 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। अब उनकी वापसी पर परिवार भी काफी खुश है। वहीं भारत ने भी गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान रेंजर्स के जवान को लौटा दिया। 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अजय कुमार को यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके आदेश जारी कर दिए। अजय कुमार रक्षा सचिव रहे हैं। वो अब यूपीएससी में प्रीति सूदन की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 29 अप्रैल को पूरा हो गया था। राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर भी पढ़ाया जा सकता है। इस बात की जानकारी राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने दी। उन्होंने कहा कि जिस ऑपरेशन के बारे में जानने के लिए देश के हर नागरिक में जिज्ञासा है, उसके बारे में हमारी युवा पीढ़ी को बताया जाना चाहिए। हालांकि अभी विभागीय एक्सपर्ट कमेटी के साथ चर्चा की जा रही है। उनकी बहादुरी और उनकी जो पराक्रम है उसका इतिहास जरूर बनेगा। आने वाली पीढ़ी इतिहास को हमारे क्या बच्चे पाठ्यक्रम में उनको शामिल करवाया जाएगा। देखिए, पाठ्यक्रम में आने वाले भविष्य में धीरे धीरे पाठ्यक्रम में भी शामिल हो सकता है। यूपी के नोएडा में अब बालकनी की दीवारों में गमले नहीं रखे जा सकेंगे। इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण ने निर्देश जारी कर दिए। अगर कोई ये नियम तोड़ेगा तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में सुरक्षा की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। पिछले दिनों बालकनी में रखे गमले गिरने की वजह से नीचे लोगों को चोट लगने के कुछ मामले सामने आए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग के खिलाफ एक बड़ा केस जीत लिया। दरअसल अंजलि ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर ये अपील की थी कि सोशल मीडिया से ऐसी पोस्ट हटाई जाएं जिनमें ये आक्षेप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव की वजह से यूपीएससी की परीक्षा पास की है और पहले ही प्रयास में आईएएस अधिकारी भी बन गई। अब अदालत ने गूगल और एक्स समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी सभी गलत पोस्ट हटाने के निर्देश दिए। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद कल प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए जवानों का हौसला बढ़ाया और अब बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालकर पूरे देश में सेना के शौर्य का जश्न मना रही है। कुल मिलाकर बीजेपी सेना के साथ मोदी सरकार को भी इसका श्रेय दे रही है।
वहीं विपक्ष पूछ रहा है कि जब सेना ने अपने शौर्य से पाकिस्तान को सबक सिखाया तो इसमें सरकार अपनी सियासत क्यों चमका रही है। यही नहीं, विपक्ष सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग कर रहा है और सीज फायर को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब प्रधानमंत्री मोदी से जानना चाहता है। हिंदुस्तान की सेना की दिलेरी और पाकिस्तान को बुरी तरह पीटने के बाद बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लखनऊ, देहरादून, रांची से लेकर लेह और लाल चौक तक तिरंगा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की तो वहीं देहरादून में पुष्कर धामी, दिल्ली में रेखा गुप्ता यात्रा में शामिल हुई। इस बीच बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के एक्शन की जमकर तारीफ की और मोदी सरकार की रणनीति पर पीठ थपथपाई। वहीं विपक्ष ने यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। सेना को राजनीति में मत घसीटिए। हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। करने वाले लोग करते हैं, लेकिन हम सकारात्मक लोग। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वह वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं, और भारत ने वह करके दिखाया है। विपक्ष तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। उसका आरोप है कि बीजेपी सेना के बहाने सियासत कर रही है और वो हर चीज को इवेंट बना देती है। आज हम सब यहाँ पर आप देख रहे हैं, सब भारतीय आज यहाँ इंडिया गेट पर आए हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को थैंक यू कहने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर न्याय का नया संकल्प है। ये मोदी का नया भारत है जो ना रुकता है, ना थमता है, ना झुकता है, ना माफ करता है। यह सीज फायर की जो बात की थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित कर करके करते, हमारा सीना फख्र से चौड़ा होता। हम लोग ये समझते कि हाँ, मोदी जी ने हमने दबा करके पाकिस्तान का इलाज कराया। हमारी सेना अंदर घुस गई, हम लोग अंदर कर रहे हैं और अचानक एक झटके के अंदर एक ट्वीट आता है और उसके बाद हमारी युद्ध विराम हो जाता है। युद्ध विराम में क्या हुआ है किसी चीज़ को पता नहीं है। पहलगाम के आतंकवादियों की जिक्र ही बंद हो गया कि पहलगाम के कातिल कहाँ हैं। पहलगाम के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। विपक्ष मोदी सरकार से लगातार संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा है। दरअसल विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के सीज फायर ऐलान समेत कई मुद्दों पर सरकार से सवालों के जवाब चाहता है। प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वॉशिंगटन में रहकर मैंने इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुका दी। यानी कि वॉशिंगटन में रहकर उन्होंने यहाँ का युद्ध रुकवाया है। उस पर तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। पिछले 2 हफ्तों में 2 सर्वदलीय बैठक हुई हैं, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, कुछ बातें नहीं हो पाई, कुछ स्पष्टीकरण नहीं हुआ, कुछ हमारे सवाल थे, सार्वजनिक तौर से हमने नहीं पूछा, हम सर्वदलीय बैठक में हमने पूछा। तो आज भी हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री एक बैठक बुलाएं, सभी विपक्ष नेताओं को बुलाएं, विश्वास में लें। और ये क्या बार बार राष्ट्रपति ट्रंप घोषणा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप होगा। अफसोस की बात है कि हमारे जो कंट्री की विक्ट्री है उस पर भी जो है वो कन्फ्यूज़न की हिस्ट्री की जो है वो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की, कन्फ्यूज़न की मिस्ट्री क्रिएट करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं।
जो कंट्री की जो विक्ट्री है उस पर कन्फ्यूज़न का जो है मिस्ट्री जो लोग खड़ा कर रहे हैं, और इस तरह के जो सियासी साजिशी जो है वो सिंडिकेट सक्रिय है आजकल, और सूत्रधार उसके सक्रिय हो गए हैं। हमें जो है अपनी सेनाओं पर, हमारे सुरक्षा बलों पर हमें यकीन करना चाहिए। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर और उसको लेकर हो रही सियासत थमती नहीं दिख रही है। विपक्ष लगातार सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। बुधवार को शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, हालांकि आखिर में बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 182 अंकों पर 81,331 पर पहुंच गया, वहीं निफ्टी भी 89 अंकों पर 24,667 पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमत में गिरावट आई। बुधवार को सोना 650 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 96,850 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 1,450 रुपए फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 98,000 रुपए हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली, रुपया 10 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 26 पैसे हो गई। भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान की मदद करने वाले देशों अजरबैजान और तुर्की का भारत में जमकर विरोध हो रहा है। ऐसे में अब टूर एंड ट्रेवल कंपनी मेकमाई ट्रिप ने बताया कि लोग इन दोनों देशों की यात्रा का भी विरोध कर रहे हैं। अजरबैजान और तुर्की के लिए बुकिंग में 60% की कमी आई है, जबकि बुकिंग कैंसिल कराने में 250% की वृद्धि हुई है। कंपनी ने भी अपनी तरफ से इन दोनों देशों के लिए सैलानियों को लुभाने वाले पैकेजेस और ऑफर्स बंद कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने एक और सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी। इसे नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास 3,706 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस प्लांट में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल और अन्य उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले डिस्प्ले के लिए ड्राइवर चिप्स बनाया जाएगा। इससे 2,000 लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इस प्लांट में हर महीने 3.6 करोड़ चिप्स का उत्पादन किया जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी बोलेरो का नया मॉडल पेश कर दिया। कंपनी ने बोलेरो और बोलेरो नियो के बोल्ड एडिशन की झलक दिखाई है। ये स्पेशल एडिशन दोनों के टॉप वेरिएंट पर बेस्ड है। हालांकि कंपनी ने इसमें कोई तकनीकी बदलाव नहीं किया है, लेकिन कॉस्मेटिक बदलाव जरूर किया है, जो इन कारों को फ्रेश लुक दे रहा है। महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन की शुरुआती कीमत करीब 9,80,000 रुपए है, तो वहीं बोलेरो नियो बोल्ड एडिशन की शुरुआती कीमत 9,95,000 रुपए रखी गई है। इसी महीने के आखिर में से लॉन्च किया जा सकता है। आमिर खान की फिर से हो रही है तारीफ। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चले फिल्मी मोड पर। शाहरुख खान ने लंदन में अपकमिंग म्यूजिकल ड्रामा कम फॉल इन लव द DDLJ के कलाकारों से मुलाकात की। कम फॉल इन लव एक नाटक है जो शाहरुख और काजोल की सदाबहार फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को रूपांतरित करके बनाई गई है। फिलहाल इसकी रिहर्सल लंदन में चल रही है। ऐसे में शाहरुख खान ने वहां पहुंचकर नाटक के कलाकारों समेत पूरी टीम से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। कम फॉल इन लव का UK में 29 मई से 21 जून तक मैनचेस्टर ओपेरा हाउस में प्रीमियर होगा। इसमें शाहरुख खान यानी राज की भूमिका एशलेडी निभा रहे हैं, वहीं काजोल यानी सिमरन की भूमिका में जैना पांड्या है। कम फॉल इन लव द DDLJ का निर्देशन आदित्य चोपड़ा कर रहे हैं। आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म सितारे जमीन पर के ट्रेलर की खूब तारीफ हो रही है। मंगलवार रात को ही इसका ट्रेलर जारी हुआ है। इसमें आमिर खान इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड युवाओं को बास्केटबॉल की कोचिंग देते नजर आ रहे हैं। इसमें अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा भी अहम रोल में हैं। इन दोनों के अलावा फिल्म में 10 ऐसे नए चेहरे हैं जो फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। आमिर खान की ये फिल्म 2007 में आई सुपरहिट फिल्म तारे जमीन पर का सीक्वल है। फिल्म 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसका निर्देशन RS प्रसन्ना ने किया है। इन्हें 3 महीनों के लिए इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है। फिल्म हाउसफुल 5 का एक और गाना दिल नादान का टीजर जारी हो गया। इस गाने में नरगिस फाकरी, सोनम बाजवा और जैकलिन फर्नांडिस ने अपने हॉट डांस मूव्स दिखाए हैं। हालांकि फिलहाल बस इसकी झलक दिखाई गई है। पूरा गाना कल यानी गुरुवार को रिलीज किया जाएगा। फिल्म 6 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
अभिनेता श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर की हॉरर कॉमेडी फिल्म कपकपी का ट्रेलर जारी हो गया। इसमें डर के साथ साथ हंसी का भी डोज है। फिल्म 23 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसका निर्देशन संगीत सिवन ने किया है। विक्रांत मैसी और यामी गौतम की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म गिन्नी वेड्स सनी का सीक्वल बनेगा। निर्माताओं ने इसका ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी बताया कि फिल्म में विक्रांत मैसी और यामी गौतम की जगह नई जोड़ी नजर आएगी। उनके मुताबिक गिन्नी वेड्स सनी 2 में अभिनेता अविनाश तिवारी और एक्ट्रेस मेधा शंकर लीड रोल में होंगे। गिन्नी वेड्स सनी साल 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। अभिनेता विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म किंगडम की रिलीज डेट आगे खिसक गई। अब ये फिल्म 4 जुलाई को सिनेमाघरों में आएगी। इससे पहले इसकी रिलीज डेट 30 मई रखी गई थी, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के बाद देश में बने हालात को देखते हुए निर्माताओं ने इसकी रिलीज डेट आगे खिसका दी है। निर्माताओं के मुताबिक बदले माहौल में वो फिल्म का ठीक से प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। किंगडम एक जासूसी थ्रिलर है जिसमें विजय देवरकोंडा लीड रोल में है। इनके साथ भाग्यश्री बोर से स्क्रीन शेयर करेंगी। फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल की शानदार शुरुआत हुई। इसके ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के लुक की काफी चर्चा हो रही है। वो फिल्म पार्टी अंजौर की स्क्रीनिंग में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने लाल, नीले और पीले रंग के बोल्ड रंगों से बना ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्ड गाउन पहने नजर आए। साथ ही उन्होंने बालों में मैचिंग टियारा भी लगाया था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा उनका तोते के आकार का पैरेट क्लच। चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी। डोंट टॉक टू मी। खूबसूरत दिखना भला किसे पसंद नहीं। कोशिश इन्होंने भी की है, लेकिन इनकी ये कोशिश मामा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। डांट दिया। इनको लगा था कि आंखों में आंसू देखकर मामा का दिल पिघल जाएगा, लेकिन नहीं, वो तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। मामा को मनाने की ये कोशिश भी बेकार गई। सॉरी मामा। आइंदा करोगी? आखिरकार माफी मांगनी ही पड़ी। पर इन सारी बातों के बीच बच्ची जिस मासूमियत से माँ की नाराजगी का सामना करती है, वो लोगों का दिल छू रहा है। बोलो नहीं करूँगी। माँ है तो फिर डरने की क्या जरूरत। इसी बेफिक्री में नन्हे हाथी ने छेड़ दिया मगरमच्छ को, और मगरमच्छ को तो मानो बैठे बिठाए मौका मिल गया। बोल दिया धावा, लेकिन नन्हे हाथी तक पहुंच पाता इससे पहले ही माँ ने उसे पाठ पढ़ा दिया। ऐसी दुनाई की कि मगरमच्छ उल्टे पांव पानी में भागा। हाथी और मगरमच्छ का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बस देखते जाइए इनकी हरकतें। आप समझना मुश्किल है कि यहाँ हो क्या रहा है। बिल्ली ऐसे इठलाकर चल रही है मानो उसके जैसा तो कोई है ही नहीं, और ये दोनों डॉगीज उसके पीछे ऐसे संभल संभल कर पांव रख रहे हैं मानो बिल्ली के पास कोई कीमती सामान हो जिस पर मौका मिलते ही कब्जा करना है। लेकिन बिल्ली भी कम होशियार नहीं है। देखिए कैसे नखरे हैं इनके। सुबह सुबह कोई इतने प्यार से जगाए तो भला कौन न जाग जाए। देखिए इस नन्ही बिल्ली को, ऐसे गालों पर हाथ फेरकर प्यार कर रही है मानो कह रही है, जगाना तो हम भी नहीं चाहते तुम्हें, पर जागना तो पड़ेगा। बिल्ली का ये अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। चेहरे पर भाव तभी आते हैं जब शब्दों के मायने भी समझ आएं, जैसे ये जाहिर कर रही हैं अपने भाव अपने एक्सप्रेशन से। पीछे जो वाक्य गूंज रहे हैं उसे अपने हाव भाव से ऐसे व्यक्त कर रही हैं, अगर पीछे गूंज रही आवाज बंद भी हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रही हैं। बच्ची के इस हुनर की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। मायानगरी मुंबई को कभी ना सोने वाला शहर कहा जाता है। एक सर्वे में मुंबई वालों की नींद को लेकर चौंकाने वाली बातें सामने आई। ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक मुंबई में रहने वाले अधिकतर कामकाजी लोग कम नींद ले पाते हैं। ये ऑनलाइन सर्वे
वॉकहार्ट हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल की ओर से 30 से 55 साल की उम्र के कामकाजी लोगों पर कराया गया है। सर्वे में सामने आया है कि 63.57% लोग सप्ताह के दिनों में 6 घंटे से भी कम नींद लेते हैं। सर्वे में लोगों ने यह भी माना है कि वे जानते हैं कि पर्याप्त नींद लेना जरूरी है, लेकिन उनकी व्यस्त दिनचर्या उन्हें ऐसा करने नहीं देती। सर्वे में ये पता चला है कि 64.23% लोगों की नींद शहर के ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होती है। सर्वे में शामिल 59.62% लोगों को लगता है कि वे सप्ताह के दिनों की नींद की कमी को वीकेंड पर पूरी कर सकते हैं, जबकि एक्सपर्ट इस धारणा को गलत बताते हैं। सर्वे के आंकड़े वैश्विक आंकड़ों से मेल खाते हैं, जो बताते हैं कि शहरी लोग काम और आवाजाही के कारण आराम से समझौता कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नींद की कमी से चिंता, हाई ब्लड प्रेशर और इम्यूनिटी में कमी जैसे गंभीर परिणाम होते हैं। हालांकि सर्वे में कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। 75.40% लोग सोने से पहले शांतिपूर्ण गतिविधियों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि 55.74% लोग देर रात तक सोशल एक्टिविटी या फिर डिनर के लिए नींद की कुर्बानी नहीं देते। सर्वे के मुताबिक 52.66% लोगों को ये पता था कि नींद की कमी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। जाहिर है, ये सर्वे बताता है कि मुंबईकर नींद के महत्व को तो समझते हैं, लेकिन शहरी जीवन की चुनौतियां उन्हें पर्याप्त नींद लेने से रोकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब समय आ गया है कि पूरी नींद को सेहत का जरूरी हिस्सा माना जाए। 8 घंटे की स्लीप कोई सैक्रोसैंक्ट यानी वो ऊपर से भेजी हुई नहीं है कि इतने सबको चाहिए। इसमें व्यक्ति से व्यक्ति जो है फर्क पड़ सकता है। कई लोगों को 6 घंटे की भी काफ़ी पड़ती है और कई लोगों की 8 घंटे की भी काफ़ी नहीं पड़ती। जब हम कहते हैं कि 8 घंटे की स्लीप, कंसोलिडेटेड स्लीप जो होती है वो हमेशा बेटर होती हुई टूटी हुई या 2-3 बार में डिस्ट्रीब्यूट करने के। उसके अलावा जो है जो 8 घंटे की नींद होती है उसमें भी पैरामीटर्स हैं। उसमें ये पैरामीटर्स ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे, कि जैसे एक तो रेगुलरिटी ऑफ स्लीप, यानी कि आपका एक टाइमबद्ध तरीके से सोने का टाइम होना चाहिए। जब आधा पौना घंटा तो ऊपर नीचे हो सकता है, मगर अगर 2-2, 3-3 घंटे का फर्क हो कि एक दिन आप 10 बजे सोना चाहते हैं, एक दिन आप 2 बजे सोना चाहते हैं, तो स्लीप का हमारा जो है पैटर्न और हमारा दिमागी लेवल पे जो इंटरनल क्लॉक है वो जो है विकृत हो जाता है। और जब वो विकृत हो जाता है तो हमारी स्लीप की क्वालिटी वैसे ही पुअर हो जाती है। एक बार की स्लीप हमेशा बेटर होती है। ये अमूमन उन लोगों में होता है जो लोग या तो काम से रिटायर हो गए होते हैं कि भाई रात को 5 घंटे की है, 1.5 घंटा एक बार ले लिया, आधा घंटा एक बार ले लिया। लेकिन एक काम करता हुआ व्यक्ति अगर वो बीच बीच में इस तरह की नींद लेगा, अनलेस उनको कोई स्पेशल स्लीप डिसऑर्डर है, तो जो है ये ना तो सेहत के लिए अच्छा है ना काम के लिए अच्छा है। देखिए 8 घंटे की होती है, डिपेंड ऑफ वर्क होता है, डिपेंड ऑफ सिचुएशन होती है, डिपेंड ऑफ वर्क के हिसाब से घर का भी देखा जाता है मॉल। आज की तारीख में हर आदमी डेवलपमेंट करने के चक्कर में रहता है कि हम लोगों का हमारे घर गृहस्थी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। हमारा हर आदमी के दिमाग में ये आ चुका है, क्योंकि कंपेयर हर चीज़ एक डेवलपमेंट होती जा रही है और उसकी तरफ भागता जा रहा है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होगी आदमी का सोच बढ़ती चली जाएगी। तो सोच जब बढ़ती है तो नींद भी कम होती है, क्योंकि वो उसके पीछे भाग रहा है। देखिए प्रॉपर नींद जो है, एक स्वस्थ आदमी की नींद जो है कम से कम जो है 7 से और 8 घंटे की होनी चाहिए। और यदि कोई बीमार है या कुछ और है तो वो जो है वो कई बार जो है मुश्किल से 2-3 घंटे या 1.5 घंटे या 3 घंटे या 4-5 घंटे सो पाया और उसके बाद उसकी नींद कंप्लीट नहीं होती है। कंप्लीट नहीं होने से वो मेंटली भी डिस्टर्ब रहता है, फिजिकली भी डिस्टर्ब रहता है और उससे उसका बीपी वगैरह भी जो है बढ़ता रहता है। तो इस तरह से जो है नॉर्मल इंसान जो है जिसको मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो तो उसका वही है 6-7 घंटे आप आराम से सोइए। 6 घंटे लगभग 6.5 घंटे नींद हो पाती है। 20 साल के लोग होते तो उनको 20 साल के बाद लगभग 6-7 घंटे की नींद काफ़ी है। छोटे जब होते हैं मतलब उससे पहले जब टीनेजर का टाइम होता है, जब 18 और 19 के आसपास होते हैं तो लगभग 8 घंटे 7.5 घंटे नींद काफ़ी होती है। और बुज़ुर्गों की बात करें तो उनको भी लगभग 7.5-8 घंटे की नींद होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ पे अभी जो स्ट्रगल टाइम चलता है 20 के बाद, उसमें हमारे लिए 6 घंटे की नींद ही काफ़ी है। इसके बाद हमें और कई
कई भी चीज़ें देखनी होती है और प्रॉपर वे सो भी जाना चाहिए। जो टाइमिंग होती है लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सो जाना चाहिए। वैसे तो आजकल लोग नहीं सो पाते हैं जल्दी से, फिर भी उस टाइम पे सो जाना चाहिए और 6 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए, 6 बजे और साढ़े 6 बजे के आसपास। मेरे हिसाब से तो इतना ठीक है, ये नींद की प्रॉपर सही है। मतलब 20 साल की उम्र के बाद की बात करें तो मेरी मिनिमम 5 से 6 घंटे नींद हो पाती है प्रॉपरली। और जैसे मैं काम करता हूँ, बैंक में काम करता हूँ, तो बैंक का प्रेशर रहता है, टारगेट वगैरह का टारगेट नहीं होते हैं, और भी काम रहता है इसमें, घर का काम रहता है, पढ़ाई भी करते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं, जैसा भी है। उसके अकॉर्डिंग मैं सो पाता हूँ तो 5 से 6 घंटे नींद हो पाती है, जिसमें काफ़ी दिक्कत भी होती है। दिन में काम करते हैं, थोड़ा थकान भी होती है, इसमें शाम को आए खाना बनाया और वही स्ट्रगल चलता रहता है दिन रात। AI पर अब राजनीतिक दलों का भी जोर। रिया, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया और AI ट्रेनिंग शुरू करेगी। हालांकि इसके लिए पैसे खुद नेताओं और कार्यकर्ताओं को देने होंगे। AICC ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिन राव अपनी टीम के साथ 9 से 15 जून तक मध्य प्रदेश में रहेंगे और सर्वोदय मेथोडोलॉजी को अपनाते हुए किसी शांत जगह पर ये ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे। ये कैंप सभी कांग्रेस विधायकों, जिला अध्यक्षों और नेताओं के लिए अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर PIB की फैक्ट चेक टीम ने पूरी जानकारी दी। उसने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन PIB ने साफ किया कि ये जवान भगोड़ा है और वो मार्च 2025 से अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। साथ ही ये भगोड़ा अपने परिजनों के भी संपर्क में नहीं है, लिहाजा ऐसे किसी भी फर्जी वीडियो और दावे के झांसे में न आने की सलाह दी गयी। अमेरिका के पीटर्सबर्ग में एक महिला ने AI रोबोट से शादी कर ली। इस महिला का नाम एलन विंटर्स है, जो साल 2023 में बीमारी की वजह से अपने पति को खो चुकी थी, लेकिन फिर उसने अकेलेपन को दूर करने के लिए इस वर्चुअल साथी के साथ बात करनी शुरू की। ऐसे में दोनों के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बन गया और फिर इस महिला ने AI रोबोट के साथ शादी कर ली। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। यहाँ आज हम आपको लिए चलेंगे एक ऐसे गांव में जो अपनी सुरक्षा के लिए न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि सबल और सक्षम है। पाकिस्तान की समुद्री सीमा से सटा ये गांव गुजरात के जामनगर में है। इसका नाम फल्ला है। इस गांव की आबादी 6000 है। खास बात यह है कि इस गांव ने खुद का सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और इसके तहत CCTV कैमरे, इमरजेंसी सायरन, लाउड स्पीकर, वॉकी टॉकी की मदद से फल्ला गांव ने मजबूत सुरक्षा चक्र तैयार किया है। देखिए, वॉकी टॉकी, CCTV, इमरजेंसी सायरन, सुरक्षा तकनीक के हर उपकरण से लैस है गुजरात के जामनगर जिले का ये फल्ला गांव। इन अत्याधुनिक उपकरणों ने पाकिस्तान की सीमा के करीब बसे इस गांव की सुरक्षा को अभेद्य बना दिया है। 6000 की आबादी वाला ये गांव पाकिस्तान की समुद्री सीमा के पास मौजूद है, जिससे चुनौती हमेशा बनी रहती है। मुश्किल हालात का सामना करने के लिए फल्ला गांव न सिर्फ आत्मनिर्भर बनकर उभरा है, बल्कि आर्थिक रूप से संपन्न इस गांव ने चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को पूरी तरह से सबल और सक्षम बना लिया है। इस गांव ने सामूहिक जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना विकसित की है। गांव की निगरानी सभी गांव वाले मिलकर करते हैं, रात के समय गश्त लगाते हैं और जोखिमों से निपटने के लिए समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिससे गांव की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फल्ला गांव में 20 CCTV कैमरे लगे हैं, 3 इमरजेंसी सायरन, लाउड स्पीकर और 6 वॉकी टॉकी हैं। बड़ी बात यह है कि इन सुरक्षा संसाधनों का इंतजाम जामनगर जिला पंचायत और फल्ला ग्राम पंचायत के साथ मिलकर गांव वालों ने खुद किया है और गांव की सुरक्षा के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। कुछ लोग वॉकी टॉकी का ऑपरेशन संभालते हैं तो कुछ सायरन और अनाउंसमेंट की जिम्मेदारी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी युद्ध की परिस्थितियां खड़ी हुई है, इसके तहत जिला वहीवटी तंत्र और सरकार श्री की तरफ से मिली सूचना मुजब गांव में इमरजेंसी सायरन फिट करवाया गया है। 1971 के बाद जो पहली बार ब्लैकआउट का प्रयोग किया गया, उसकी समझ देने के लिए गांव में इमरजेंसी सायरन फिट करवा गया और जो अभी फिलहाल में जो लाउड स्पीकर है उसको अद्यतन किया गया है। हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव के वक्त जब गांव में ब्लैकआउट किया गया, तब गांव वालों ने मिलकर 1 लाख रुपए जुटाए
और उन पैसों से इन्वर्टर, सायरन, अतिरिक्त लाउडस्पीकर खरीदे। जाहिर तौर पर फल्ला गांव की इस पहल ने सीमा पर मौजूद संवेदनशील इलाकों में जमीनी स्तर पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए एक मिसाल कायम की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कनाडा की विदेश मंत्री बनी अनीता आनंद। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच चीन ने एक बेतुकी हरकत की। दरअसल चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदले, लेकिन भारत ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की। भारत ने कहा कि नए नाम गढ़ने से ये सच्चाई नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया। दरअसल पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को एक पत्र लिखा। इसमें भारत से सिंधु जल संधि स्थगित नहीं करने की अपील की गई। सूत्रों के अनुसार नियमों के मुताबिक ये पत्र विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया है, लेकिन भारत को पाकिस्तान की गुहार से कोई हमदर्दी नहीं है। भारत अब 3 नदियों के पानी का अपने लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। देश में अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने की। ये दिन चिकित्सा के देवता भगवान धन्वंतरी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसे में अब सरकार की कोशिश है कि आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाए। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना ने एक बार फिर से अच्छी पहल की। यहाँ स्थानीय लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाया, जहाँ पहुँचे लोगों की मेडिकल जाँच की गयी। इस कैंप में बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग भी पहुंचे। सभी ने सेना का शुक्रिया अदा किया और जवानों के काम की भी तारीफ की। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा का नया विदेश मंत्री बनाया गया। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। अनीता के अलावा भी मार्क कार्नी सरकार में 3 और भारतीय मूल के लोगों को अहम जिम्मा दिया गया है। मनिंदर सिंधु को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री बनाया गया है, तो रूबी सहुता और रणदीप सिंह सराय को भी अहम जिम्मा मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के बाद कतर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बने लेफ्टिनेंट कर्नल। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। डबल ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के फैंस के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई। नीरज को टेरिटोरियल आर्मी में ये रैंक मिली है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। नीरज चोपड़ा को इसी महीने 23 मई को पोलैंड में 71वीं ओरलेन जानोज कुसोसेंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेना है। बीसीसीआई ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर चल रही एक और अटकलबाजी पर अपना रुख साफ किया। दरअसल ये दोनों खिलाड़ी A+ ग्रेड कैटेगरी में बने रहेंगे। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने ये जानकारी दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। हालांकि वो वनडे मैच खेलते रहेंगे, लिहाजा उनकी ग्रेड बरकरार रखी गई। दिल्ली कैपिटल्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया। दरअसल वो सलामी बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्ग की जगह लेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया लौट चुके हैं और बाकी बचे हुए मैचों में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आएंगे। विराट कोहली रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर युवराज सिंह के पिता युवराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। युवराज के मुताबिक कोहली और रोहित में अभी काफी क्रिकेट बाकी है। युवराज सिंह ने कहा कि वो इनके संन्यास से दुखी हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम का सोशल मीडिया पर मजाक बन गया। दरअसल पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे इंग्लैंड के क्रिकेटर सैम बिलिंग्स ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जो वायरल हो गई। इसमें दिखा है कि PSL 2025 में सबसे तेज अर्धशतक खुद उन्होंने यानी बिलिंग्स ने महज 19 गेंदों में लगाया, जबकि बाबर आजम का अर्धशतक सबसे स्लो रहा जो कि 47 गेंदों में आया। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।